यदि आपके पेपर में हिंदी सिलेबस में है तो आपको लगभग 10%, 10 भी नहीं तो 8% आपके क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली के होते हैं। अगर कोई इजी पूछ लेता है तो आप उसका बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं और वो क्वेश्चन आपको या तो छोड़ना पड़ता है या फिर तुक्का मारते हैं, क्योंकि लोग तो आपसे ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसलिए आज हम जो मेन टर्म्स हैं जो कि पूछी ही जाती है वो वाली सारी कवर करेंगे। 100 सवा 100 जितनी भी हैं वो अभी हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो पारिभाषिक शब्दावली में जो प्रशासन वाली जो होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबलरी जो होती है वो ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं शुरू अक्षम एकेडमी में। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? प्रशासन होता है। मतलब सरकार या किसी संस्था को चलाने का काम। कोई भी सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, कोई संस्था हो, उन सबको चलाने के लिए जो काम हो रहा है उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रशासन। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब प्राधिकारी। प्राधिकारी का क्या मतलब है? वह व्यक्ति जिसके पास आदेश देने या निर्णय लेने का शक्ति हो, पावर हो, वो क्या होता है? अथॉरिटी होता है, प्राधिकारी होता है। इसके बाद आता है एजेंडा। एजेंडा का मतलब कार्य सूची। आप जैसे कोई मीटिंग अरेंज करना चाह रहे हो तो उसे शुरू करने से पहले एक लिस्ट आप बनाओगे कि इस मीटिंग में ये चीज़ें होंगी, आज इन मुद्दों पर चर्चा होगी, तो उसे क्या बोलते हैं? कार्य सूची, एजेंडा। कि मीटिंग का एजेंडा क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है अप्रूवल। अप्रूवल मतलब अनुमोदन। अनुमोदन क्या होता है? किसी काम या फाइल पर बड़े अधिकारी की सहमति हो, है ना, उसने अप्रूव कर दिया उसको, तो वो होता है अप्रूवल। मतलब अधिकारी से सहमति मिल गई, हाँ बोल दिया उसने किसी काम के लिए, वो क्या हो गया? अनुमोदन हो गया। इसके बाद आता है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? परिपत्र। जैसे कोई सर्कुलर जो है जारी कर दिया, जैसे एक छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज का मैंने एक फ़ोटो लगाया है, तो ऐसी चिट्ठी या नोटिस जो एक साथ विभाग के सभी कर्मचारी जो हैं उनको भेजी जाती है। ठीक है, सी ये ठीक है, तो ये सबको भेजा जा रहा है। सर्कुलर जारी कर दिया, परिपत्र सबके लिए। ठीक है, यदि परिपत्र पत्र वगैरह यदि आपके सिलेबस में है तो हिंदी वाला जो फॉर्मेट है वो आपको सीखना पड़ता है, वो चलो उसमें बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको पता होना चाहिए कि परिपत्र क्या होता है। ये कोई चिट्ठी नोटिस वगैरह होता है, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला है ड्राफ्ट या मसौदा। जैसे डीडी होती है, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक के अंदर। ठीक है, इसको मसौदा या प्रारूप भी बोलते हैं। प्रारूप भी आपसे लिखा हुआ ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो किसी भी लेटर या डॉक्यूमेंट का जो कच्चा रूप है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट बोलते हैं। मतलब ड्राफ्ट कॉपी जैसे। ठीक है, तो जिसको फाइनल करने से पहले चेक किया जाता है उसे बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, किसी काम को करने से पहले जो कच्चा चिट्ठा है उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट या मसौदा या प्रारूप बोला जाता है। इसके बाद आता है डिस्पैच। अब आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ भी सामान मंगवा रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि हाँ ये फलानी चीज़ जो आपने मंगाई है वो डिस्पैच हो चुकी है, मतलब वहाँ से भेजी जा चुकी है, प्रेषण किया जा सका है। तो यदि एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें तो क्या भेजी जाती है? वहाँ पे चिट्ठी फाइल वगैरह भेजी जाती है, तो उसके लिए कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ से लेटर जो है डिस्पैच हो गया है। ठीक है, इसके बाद में आता है गैजेट। गजेट। गजेट जो होता है राजपत्र, जैसे भारत का राजपत्र, है ना, तो ये क्या होता है? सरकार की जो ऑफिशियल मैगजीन हो जिसमें नए कानून या ट्रांसफ़र की घोषणा वगैरह हो। ठीक है, तो गैर सरकारी व्यक्ति और गैर सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन के लिए सूचनाएं, विज्ञापन और सूचनाएं, ये जैसे एक था गूगल पे, वो मैंने उठा के डाला इस पर। तो ऐसे क्या होता है? ये गजट भी बोलते हैं, गेजेट भी बोलते हैं। गेजेट वो वाला गेजेट अलग होता है जो आप परचेज करते हो ऑनलाइन। इसके बाद आता है मेमो या मेमोरेंडम भी सेम ही चीज़ है। इसका मतलब क्या है? ज्ञापन।
ठीक है। तो ज्ञापन क्या होता है, ऑफिस के अंदर ही एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी को भेजा गया नोट या संदेश जो भी है, वो क्या होता है, मेमो या मेमोरेंडम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञापन बोलते हैं। इसके बाद आता है मिनट्स, मतलब कार्यवृत्त। तो ये क्या होता है, मीटिंग मीटिंग यदि ख़त्म हो उसके बाद लिखित रिकॉर्ड, किसने क्या कहा और क्या फैसला हुआ। ठीक है, तो कोई मीटिंग हुई उसके बाद लास्ट में जो निकल के आता है कि भाई फाइनली क्या, किसने क्या कहा, क्या फाइनल डिसीजन लिया गया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कार्यव्रत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब है अधिसूचना। अधिसूचना का क्या मतलब है, जनता या अधिकारी को नए नियम बताने के लिए जारी की गई कोई घोषणा। ठीक है, तो वो क्या होती है, अधिसूचना। फिर आता है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब है स्वीकृति। ठीक है, आप ऐसे बोलते हो कि इस काम के लिए सरकार ने पैसे सैंक्शन कर दिए हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्वीकृति, मतलब पैसे खर्च करने के लिए आधिकारिक जो मंजूरी होती है वो क्या होता है, सैंक्शन होता है। इसके बाद आता है एडहोक। एडहोक का मतलब होता है तदर्थ। ठीक है, जो पक्का नहीं है। ठीक है, मतलब कोई परमानेंट नहीं है, बस किसी विशेष काम के लिए अस्थायी तौर पर बनाया गया। जैसे एडहोक कमेटी हो गई, एडहोक कमेटी। ठीक है, एडहोक जज भी होते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, तदर्थ। क्या होता है, तदर्थ। ठीक है, मतलब स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी हमने अभी देखा था, प्राधिकारी। ठीक है, जो कि फाइनल डिसीजन लेने वाला हो, आदेश देने वाला हो, है ना। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है, सक्षम प्राधिकारी। तो वह सही अधिकारी जिसके पास उस स्पेसिफिक काम को पास करने की पावर है। ठीक है, उसे पास करने की जो पावर जिसके पास होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कॉम्प्लायंस, मतलब अनुपालन। क्या होता है अनुपालन, ऊपर से यदि कोई आदेश दिया जाता है या फिर कोई नियम है, ठीक है, उसको मानकर उसके अनुसार काम करना। ठीक है, ये ऊपर वाला कोई अधिकारी है या फिर कोई भी बॉडी है, उसने जो आदेश दिया है उसे मानकर नीचे वाला जो है वो काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लायंस हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है कंक्यूरेंस, मतलब सहमति। तो कोई फाइल, किसी फाइल पर जैसे दूसरे विभाग की आपको सहमति, रजामंदी लेनी है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप जो है कंस्ट्रक्शन विभाग में हो। ठीक है, और आपको जो है वित्त विभाग से क्या लेनी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर से आपको क्या लेनी है, मंजूरी लेनी है। ठीक है, रजामंदी, सहमति। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंस बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिफर्ड। डिफर्ड का मतलब होता है आस्थगित। क्या होता है, आस्थगित। आस्थगित का क्या मतलब है, किसी मामले को अभी न निपटा कर हमने क्या कर दिया, उसको भविष्य के लिए टाल दिया। ठीक है, भविष्य के लिए किसी चीज़ को टाल देना, वो क्या होता है, डिफर्ड, आस्थगित कर दिया उस चीज़ को। इसके बाद आता है डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब क्या होता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई। ठीक है, तो जैसे कोई कर्मचारी ने कोई गलती कर दी तो उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई होगी उसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है एक्स ऑफिसियो पदेन। पॉलिटी में ये सब बहुत आता है। ठीक है, तो एक्स ऑफिसियो का क्या मतलब है, पदेन। तो जब किसी व्यक्ति को कोई पद इसलिए मिले क्योंकि वह पहले से किसी और पद पर है, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, तो वो एक्स ऑफिसियो होते हैं, है ना, पदेन उसके अंदर आ जाते हैं, पदेन आ जाएंगे वो। फिर आता है ओनोरेरियम। ओनोरेरियम का मतलब क्या है, मानदेय। मानदेय मतलब
पैसे की बात आ गई। तो किसी ऐसे काम के लिए दिया गया पैसा जो वेतन नहीं बल्कि सम्मान राशि है, ठीक है। वेतन नहीं है, क्या है, सम्मान राशि है। तो ये क्या है, राशि, वेतन नहीं, क्या है वो, सम्मान राशि। तो ऐसे काम के लिए दिया गया पैसा जो कि सैलरी नहीं है, क्या है, सम्मान राशि है, उसे बोलते हैं मानदेय या ऑनोरेरियम, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोबेशन। अगर आप जॉब लगोगे तो आपका शुरुआती जो पीरियड होगा उसको बोलेंगे परिवीक्षा, प्रोबेशन। तो यहाँ तक क्या है, आपको परमानेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, 2 साल का होता है जनरली, तो उसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा काल, ठीक है। पीरियड और लिखा हुआ आ जाए इसके साथ में, तो इसका मतलब काल, और आप परिवीक्षा काल बोल दोगे उसको, ठीक है। इसके बाद आता है कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है, गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब सदस्यों की कम से कम संख्या जिसके बिना मीटिंग जो है शुरू नहीं की जा सकती, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोरम, ठीक है, गणपूर्ति। इसके बाद आता है सुपरसीड, ठीक है, अधिक्रमण। अधिक्रमण मतलब क्या है, आपने जैसे कोई पुराना आदेश है उसको हटाया और उसकी जगह एक नया आदेश जो है लागू कर कर दिया, या जूनियर को सीनियर के ऊपर प्रमोट कर दिया, ठीक है। तो वो आपने क्या कर दिया, उसका अधिक्रमण कर दिया, ठीक है। तो पुराने आदेश को हटा के उसकी जगह नया आदेश, पुराने की जगह नया आदेश, ठीक है। और जूनियर था कोई, उसको आपने सीनियर की जगह क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। तो ये क्या है, अधिक्रमण है, ठीक है। इसके बाद है अब इनिशियो, मतलब आरंभ से, शुरू से, ठीक है। तो कानूनी भाषा में इसका मतलब है बिल्कुल शुरुआत से। जैसे ये नियम शुरुआत से ही गलत था, ठीक है, कोई नियम है वो शुरू से ही यदि गलत है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अब इनिशियो, ठीक है, कि ये तो शुरू से ही गलत है, आरंभ से ही गलत है। इसके बाद आता है अप्रोप्रिएशन, विनियोग। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, विनियोग। तो सरकार द्वारा किसी खास काम के लिए बजट में से अलग से यदि पैसा रखना हो तो उसको क्या बोलते हैं, विनियोग बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है केडर। केडर को हिंदी में बोलते हैं संवर्ग, ठीक है। तो आपका केडर, जैसे आप प्रशासनिक सेवाओं में जाते हो तो आईएएस का केडर, आरएएस का केडर, तो अधिकारी को एक ग्रुप या कैटेगरी जो होती है उसको बोलते हैं हम केडर या संवर्ग, ठीक है। इसके बाद आता है कोरिजेंडम, शुद्धि पत्र। तो शुद्धि पत्र क्या होता है, अगर सरकारी आदेश है कोई, वो गलती से छप गया तो उसे ठीक करने के लिए जो नया आप जारी करोगे पत्र वो कहलाएगा शुद्धि पत्र या कोरिजेंडम, ठीक है। इसके बाद आता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब है गबन, सरकारी पैसे या संपत्ति की चोरी या हेरा फेरी करना। सरकारी पैसा है, कोई संपत्ति है सरकारी, उसकी चोरी कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे हम, गबन बोलेंगे, डिफल्केशन बोलेंगे, ठीक है। इंडेमनिटी, इंडेमनिफी, सॉरी, इंडेमनिफी। इंडेमनिफी का क्या मतलब है, क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। तो किसी को कोई नुकसान हो जाए उसकी भरपाई करने का जो कानूनी वादा होगा उसे इंडेमनीफाई बोलते हैं, क्षतिपूर्ति बोलते हैं। इसके बाद आता है नल एंड वॉइड, अकृत और शून्य, ठीक है। जैसे कानून को वॉइड कर देते हैं ना, मूल अधिकारों के खिलाफ कोई कानून बना दिया तो उसको कोर्ट जो है वॉइड कर देगा, तो शून्य करना, ठीक है, अकृत। तो इसका मतलब क्या है, नल एंड वॉइड का, जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं रहा, ठीक है, कानूनी महत्व नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। इसके बाद आता है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या है, सतर्कता, ठीक है।
विजिलेंस आयोग भी तो है। तो जैसे भ्रष्टाचार वगैरह रोकना है ना, उसकी निगरानी के लिए जो बनाया हुआ है विजिलेंस CVC। ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ। राइट ऑफ का क्या मतलब होता है? बट्टे खाते में डालना। तो जब सरकार मान ले कि दिया गया लोन या नुकसान अब वापस नहीं मिलेगा, तो उसे हिसाब से हटा दिया जाएगा, इसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है। किसी उद्योगपति ने पैसे लिए और वो वही खा गया और वहाँ से वो लॉस में चला गया, बोल दिया कि भाई कंपनी घाटे में है, ख़त्म। तो अब सरकार उसको क्या बोल कर देगी? बट्टे खाते में डाल देगी, राइट ऑफ कर देगी। ठीक है। तो वो क्या होता है? राइट ऑफ, बट्टे खाते में डालना। इसके बाद आता है पर्सनल। पर्सोनल मतलब कार्मिक। तो जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप उस डिपार्टमेंट के पर्सोनल हो। ठीक है। जैसे BSF पर्सोनल, तो BSF का कर्मचारी या कार्मिक। तो कर्मचारियों का विभाग है, स्टाफ, जैसे पर्सोनल डिपार्टमेंट। ठीक है। जो भर्ती होती है उसके लिए ये वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। एक ये जो पर्सनल होता है ना, ये अलग होता है। इसका मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा, लेकिन वर्ड ये लिखा होगा पर्सोनल। ठीक है। तो ये तो निजी या खुद व्यक्तिगत वाला होता है। ठीक है। इसके बाद आता है काउंसिल। परिषद जो होती है अपनी, है ना, एक सभा ग्रुप का नियम बनाती है। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, विधान परिषद। विधान परिषद। ठीक है। अच्छा, इससे इसके सिमिलर भी एक वर्ड है काउंसिल। काउंसिल जो होता है, तो काउंसिल क्या होता है? परामर्श या वकील। ठीक है। तो ये जैसे सलाह देना, वकील जैसे सलाह देता है ना, वैसे काउंसिल। उसके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब प्रधान, या आप मैथ में अगर यूज कर रहे हो तो मूलधन। ठीक है। तो ये क्या है? मुख्य व्यक्ति। मुख्य व्यक्ति। ठीक है। या मूल पैसा जो है ना। और जो सिद्धांत के तौर पर प्रिंसिपल यूज होता है, उसकी स्पेलिंग ये होती है प्रिंसिपल। इसके अंदर एल आता है लास्ट में, और इसके अंदर LE आता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सिद्धांत होता है, ठीक है, नियम, है ना, या आदर्श। ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है ना, तो वो वाला जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है। ठीक है। और प्रधान, जैसे प्रिंसिपल होता है कॉलेज का, कॉलेज तो सॉरी, स्कूल का जो है प्रिंसिपल होता है, वैसे कॉलेज का भी हो ही सकता है, होता ही है। इसके बाद आता है स्टेशनरी। एक तो स्टेशनरी होती है वो जो अपने लिखने के लिए पेन, पेंसिल, कागज, रजिस्टर वगैरह मिलते हैं, वो तो होता है स्टेशनरी। ठीक है। यहाँ पे आ रहा है E। और जब A आता है N के बाद में, स्टेशनरी होता है, इसका मतलब होता है स्थिर। जो चीज़ हिल नहीं रही हो, एक जगह रुकी हुई हो, वो क्या होती है? स्टेशनरी होती है। इसके बाद आता है सेंसर। सेंसर का मतलब है निंदा करना। तो कोई कर्मचारी को आधिकारिक रूप से अगर कोई डांट रहा है, फटकार रहा है, ठीक है, एक टाइप से सजा है, एक तरह की निंदा करना, है ना। तो सेंसर ये क्या है? निंदा करना। एक और है जो सेंसर बोर्ड वाला होता है ना। तो सेंसर बोर्ड वाला जो फिल्म वगैरह, किताबें अगर हो, उसमें अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें होती है तो कहते हैं ना सेंसर बोर्ड ने कट लगा दिया, इसको रिलीज़ नहीं होने दिया, उसके बाद उसको चेंज करके फिर रिलीज़ किया जाता है। तो वो सेंसर ये होता है CENSOR, सेंसर। और ये जो सेंसर निंदा करने वाला। ठीक है। इसके बाद है डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध शासकीय पत्र। तो जब जैसे दो अधिकारी हैं, वो एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं, मतलब
आपके आपस में जानकार हैं, ठीक है, तो उसमें नाम लिख के, वैसे क्या है डिपार्टमेंट में जो लेटर लिखा जाता है उसमें उसका नाम ऐसे नहीं लिखा जाता है, पर्सनल नहीं होते, लैंग्वेज जो है अलग होती है। लेकिन जो अर्धशासकीय पत्र है उसके अंदर आपको नाम वगैरह लिखने की वो मिल जाती है। एंडोर्समेंट, प्रस्थांकन। तो प्रस्थांकन जैसे पत्र होता है, उसके नीचे या पीछे लिखा हुआ होता है ना, और उसको किसी और को कॉपी करके भेजना हो, है ना, तो वो होता है प्रस्थांकन। कोई लेटर होगा, यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ हो, ठीक है, प्रस्थांकन। एंडोर्समेंट बोलते हैं उसको। अनेक्षर, अनुलग्नक। अनेक्षर का क्या मतलब होता है? अनुलग्नक। क्या होता है अनुलग्नक? मुख्य पत्र के साथ जोड़े गए एक्स्ट्रा पेपर। ये कोई पेपर है, ये कोई पत्र है, इसके पीछे आपने जो है और लगा दिया कुछ एक्स्ट्रा पेपर या लिस्ट वगैरह जो है आपने जोड़ दी, वो क्या होते हैं? अनुलग्नक। लग्नक उसके साथ लगे हुए हैं, अनु साथ, है ना। तो ये प्रत्यय वगैरह आप पढ़ते हो। फिर आता है एनक्लोजर, संलग्नक, ठीक है, ये भी अपने जो अनेक्सर है उसी की तरह है, संलग्नक। लेकिन इसमें क्या है, लिफाफे के अंदर पत्र के साथ रखी गई कोई चीज़ है, जैसे चेक, फ़ोटो वगैरह आपने साथ में लगा दी। ये एनवेलप होता है ना अपना, इसके अंदर आपने एक तो आपने रख दिया एक लेटर, इसके साथ में आपने जैसे कुछ और चेक, फ़ोटो वगैरह कुछ भी डाल दी, वो क्या होता है? एनक्लोजर, ठीक है। तो अनेक्सर और एनक्लोजर मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अनेक्सर अनुलग्नक, एक्स्ट्रा जो पेपर है ना, या फिर लिस्ट है, वो सब तो अनेक्सर होता है, अनुलग्नक होता है। और आपने यदि फ़ोटो या फिर कुछ और कोई भी चीज़ आपने उसके साथ डाल दी है, वो एनक्लोजर होता है, ठीक है। अगला है बेसिक पे। इसी के लिए तो भाई आप पढ़ रहे हो ना। बेसिक पे मूल वेतन, जो आपकी फिक्स सैलरी जिस पर आपको डीए एचआरए जुड़ा हुआ मिलता है, ठीक है, तो ये मूल वेतन। जैसे किसी का होता है 26,500 है, किसी का 29,200 है, किसी का 34,000, 43,000, 55,000, वो बेसिक है। उसके बाद में डीए कि इतना परसेंट डीए है, इतना एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंसेज वगैरह है। तो डीएनएस अलाउंसेज, महंगाई भत्ता, डीए जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। अलाउंस मैंने आपको बता ही दिया, भत्ता, है ना, सैलरी के ऊपर मिलने वाला एक्स्ट्रा पैसा, जैसे आने जाने के लिए जो भत्ता मिल रहा है, किराया, महंगाई भत्ता है, डीए, है ना। डीए डीए करते आ ही गया, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। महंगाई बढ़ने पर सरकार जो एक्स्ट्रा पैसा सैलरी में जोड़ के दे रही है, वो क्या होता है? डीएनएस अलाउंस। सारे काम की आपकी ही बातें हैं। इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि, ठीक है, हर साल सैलरी में जो बढ़ोतरी होती है उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट बोलते हैं, वेतन वृद्धि। ये सब पूछे जाते हैं, मैं ऐसे ही फालतू नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। लीन, ये होता है धारणाधिकार। तो क्या मतलब होता है लीन का, धारणाधिकार का? किसी पद पर आपका हक होना, है ना। जैसे आप 2 साल के लिए कहीं और भी चले जाएं तो लीन होने का मतलब है कि आपकी पुरानी कुर्सी आपके लिए रिजर्व रहेगी। आप यहाँ पे जॉब कर रहे थे, आप यहाँ पे चले गए 2 साल के लिए, लेकिन ये वाली कुर्सी थोड़ी आपकी है, तो आप इस पे लीन हो, ठीक है, धारणाधिकारी हो आप इसके। सब्सिस्टेंस अलाउंस, निर्वाह भत्ता। निर्वाह तो आप जानते हो, जैसे आप ऐसा हो कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है, सस्पेंड से ये वर्ड बनाया है सब्सिस्टेंस, है ना। तो कोई आपको सस्पेंड कर दे तो उसे ज़िंदा रहने के लिए आधी सैलरी जो है दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि तो वो आप तो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे ना, उसी जॉब पर, और आपके ऊपर जो है लोग और डिपेंडेंट है, इसलिए आपको निर्वाह भत्ता, सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा। सुपरन्यूएशन, सुपरन्यूएशन, अधिवर्षिता। तो ये क्या होती है कि जैसे आप आज ज्वाइन करते हो, आपकी डीओबी के हिसाब से जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपको होना पड़ेगा रिटायर, ठीक है। तो रिटायरमेंट की उम्र है जब सेवा करने, आपकी सेवा की जो समाप्ति होगी, है ना, उसको बोलते हैं सुपरएनुएशन, अधिवर्षिता, ठीक है। इसके बाद ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी
ग्रेचुइटी का मतलब है उपदान। उपदान रिटायरमेंट के साथ एक के आपको बड़ी रकम तोहफे के रूप में मिल रही है ना, तो उसे बोलते हैं ग्रेचुइटी। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब है राशिकरण। पेंशन का कुछ हिस्सा एक साथ पहले ही आपने जैसे ले लिया है ना, आप जैसे आपको बच्चों की शादी करनी है, आपको पैसे लोन नहीं लेने, आप जो है पेंशन में से ले सकते हो, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन, मतलब राशिकरण। ठीक है। इसके बाद अर्न लीव, उपार्जित अवकाश, जो आप कमा रहे हो छुट्टी, तो छुट्टी को काम करके उसके बदले में जो है आप कमा रहे हो, जो बाद में आप छुट्टी उसके लिए ले सकते हो, वो होती है अर्न लीव। प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया। ठीक है। प्रथम दृष्टया क्या होता है? पहली नज़र में। ठीक है। तो पहली नज़र में आपको जैसे लग रहा है कि ये तो चोरी का मामला है ना, ऐसा लगता है तो आप बोलोगे प्राइम फेसी ये तो चोरी का मामला है ना। प्रथम दृष्टया, तो पहली नज़र में आपको कैसा लग रहा है, वो होता है प्राइम फेसी। एक्स पार्टे, एक पक्षीय। ठीक है। जब फैसला केवल एक पक्ष को सुनकर दे दिया जाए, जैसे एक्स पार्टे ऑर्डर पास करना, ठीक है, तो केवल एक पक्ष को सुनकर आपने फैसला दे दिया, उसको क्या बोलते हैं? एक्स पार्टे। स्टेटस क्यू, यथा स्थिति, है ना, तो जो हालात अभी है उन्हें वैसा ही बनाए रखना। जैसे कोर्ट ने स्टेटस क्यू का ऑर्डर दे दिया, है ना, आप ऐसे बोलो, तो स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है? यथा स्थिति। साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए, जब मीटिंग है कोई, वो ख़त्म हो जाए लेकिन अगली डेट बताई नहीं गई, जैसे सदन ने या संसद ने साइन डाई स्थगित कर दिया, है ना, सदन को साइन डाई स्थगित कर देना, मतलब अनिश्चित काल के लिए। आप देखते हो ना, राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित, तो उसके लिए यूज होता है साइन डाई। पता था आपको ये? डिफेक्टो, वस्तुतः, वास्तव में। ठीक है। डिफेक्टो का क्या मतलब होता है? वस्तुतः या वास्तव में। तो जो कागज पर ना हो लेकिन असलियत में पावर में हो, उसे बोलते हैं डिफेक्टो। बहुत सही है ना। तो वस्तुतः या वास्तव में। डी जूरे, डी जूरे का क्या मतलब है? विधित है या कानूनन, विधित है या कानूनन, जो कानून के हिसाब से सही है। ठीक है, उसे बोलते हैं डी जूरे। सारे लेटिन ही लेटिन शब्द है। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, यथोचित परिवर्तन सहित। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, यथोचित परिवर्तन सहित, जरूरी जो बदलाव है उनके साथ। मतलब ये पुराना नियम नए मामले के लिए भी लागू होगा, बस नाम और तारीख बदल दो। ठीक है। तो वो क्या होता है? यथोचित परिवर्तन सहित, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। कई बार ये जो लेटिन वर्ड है वो पूछ लिए जाते हैं, तो कर लेते हैं। मोड्स ऑपरेंडी, कार्य प्रणाली, काम करने का एक विशेष तरीका, है ना। तो ये अक्सर क्या है, अपने अपराध या सीक्रेट मिशन वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर मोडस ऑपरेंडी ऐसे शब्द जो है ये यूज होता है, कार्य प्रणाली। वाइवा वोस, वाइवा तो होता ही है, जैसे आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो मौखिक परीक्षा, तो इंटरव्यू या इंटरव्यू भी वाइवा टाइप ही है ना, या फिर प्रैक्टिकल वगैरह के लिए। तो ये सब क्या हो गए आपके? वाइवा वोस। डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, जैसे किसी अधिकारी को कुछ समय के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। जैसे दिल्ली मेट्रो है और वो अपने जो राजस्थान मेट्रो चल रही है उसके अंदर यहाँ से कर्मचारी को इधर भेजा जाए। ठीक है। अपने राजस्थान पुलिस से जैसे आर्मी के अंदर किसी को भेजा जाए, या फिर आर्मी से राजस्थान पुलिस में भेजा जाए, तो ये डेपुटेशन पे जाना होता है। ठीक है। टेन्योर मतलब कार्यकाल, तो कोई जैसे सांसद का टेन्योर कितना होता है, राज्यसभा का टेन्योर कितना है, तो उसका कार्यकाल कितना है। तो किसी पद पर रहने की निश्चित अवधि जो है उसको टेन्योर बोलते हैं। जैसे राज्यपाल का 5 साल का कार्यकाल होता है। केडर रिव्यू,
संवर्ग मैंने आपको बताया था, कैडर जैसे आईएएस का कैडर, उसका रिव्यू, पूरे कैडर का जब रिव्यू करेंगे संवर्ग पुनरीक्षण, तो ये देखना कि किसी विभाग में अफसरों की संख्या बढ़ानी है या फिर कम करनी है, तो करते हैं कैडर रिव्यू। इसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, मतलब आप डिप्लॉय कर रहे हो, तैनात कर रहे हो, तैनाती, ठीक है। पुलिस या सेना की किसी खास जगह पर काम पर लगाना, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। रीइंस्टेटमेंट, रीइंस्टेटमेंट का मतलब क्या है, बहाली करना। जैसे कोई सस्पेंड या बर्खास्त किया गया कर्मचारी है, उसको आपने वापस नौकरी पर बहाल कर दिया, ठीक है, पहले जैसे हालत में ले आए, उसको वापस ज्वाइन दे दिया, तो वो क्या होता है, रीइंस्टेटमेंट। अप्राइजल मतलब मूल्यांकन करना, तो साल भर का जो भी काम है उसको जो है उसका सीनियर तय करेगा, उसके हिसाब से आपको प्रमोशन वगैरह मिलेगा। एक होता है एसीआर, है ना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो भरी जाती है, तो अप्रेजल बोलते हैं इसको। हायरार्की मतलब पदानुक्रम। हायरार्की होती है ना, जैसे चपरासी सबसे नीचे, और जैसे ऑफिसर, और बीच में जो भी आगे जैसे आपके एलडीसी, यूडीसी, एसओ वगैरह वगैरह, या फिर पुलिस में देखिए तो जैसे कांस्टेबल, और ये चलते चलते जैसे आईपीएस तक चले गए, आईजी डीआईजी, जहाँ तक आप आईपीएस, तो ये सब क्या होती है, हायरार्की होती है, पदानुक्रम, ठीक है। फिर एक्विजिशन, अवाप्ति या अधिग्रहण, ये ज़मीन के मामले आ गए। जैसे सरकार के द्वारा जनता की ज़मीन को किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे सड़क बनानी है, बांध बनाना है, उसके लिए आपने उसको कब्जे में ले लिया, वो क्या है, एक्विजिशन होता है, ठीक है। अवाप्ति या अधिग्रहण, ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं। एनक्रोचमेंट जानते हो क्या, अतिक्रमण जो आप कर रखा है अपने घर के बाहर, जो चबूतरा आगे निकाल रखा है गाड़ी चढ़ाने के लिए, वो होता है एंक्रोचमेंट। तो जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर आपने बाहर जो अतिक्रमण कर रखा है, ये जैसे आपकी बाउंड्री तो यहीं तक है, यहाँ पे रोड जा रहा है या फिर कुछ भी है, सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर अवैध कब्जा कब्जा अगर आपने कर रखा है, तो क्या होता है, एंक्रोचमेंट। म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब नामांतरण या दाखिल खारिज। जैसे ज़मीन का पुराना मालिक, जैसे ये कोई ए आदमी है, इसने बी को बेच दिया, या फिर ए, ये एक्स है, इसकी डेथ हो गई, इसके वाई जेड संतान है, तो इनके नाम ये ज़मीन का ट्रांसफ़र होना, तो ज़मीन के रिकॉर्ड में जो पुराना मालिक है उसका नाम हटाकर नए मालिक का नाम चढ़ाना क्या होता है, म्यूटेशन होता है, जिसको नामांतरण या दाखिल खारिज हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद आता है कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब अभिरक्षक, तो वह जिसके पास किसी संपत्ति की जिम्मेदारी है ना, तो वो क्या है, कस्टोडियन। जैसे शत्रु संपत्ति का कस्टोडियन हो गया, है ना। इसके बाद आता है लीज। लीज मतलब पट्टा, तो किसी ज़मीन को लंबे समय तक जैसे आपने किराए पर दे दिया, ठीक है, ये ज़मीन है और आपने इसको लीज पर दे दिया, बोलते हैं ना, लीज पर दे दिया, तो वो क्या होता है, पट्टा, पट्टे पर दे दिया, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पट्टा। एविक्शन, एविक्शन का मतलब बेदखली, जैसे बेदखल कर दिया, किसी मकान या ज़मीन से कानूनी रूप से आपको बाहर कर दिया गया। मैं आप बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है ये आपके लिए, ये सबके लिए है ना, मेरे लिए, जैसे मेरे को मकान या ज़मीन से कानूनी रूप से बाहर कर दिया गया, मेरे को एविक्ट कर दिया गया, एविक्शन, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबंदी या राजस्व रिकॉर्ड, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब राजस्व होता है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड होता ही है, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं जमाबंदी, ठीक है। तो ज़मीन के मालिकाना हक का सरकारी जो रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं जमाबंदी। अबेयंस, प्रस्थगन या आस्थगन, ये कुछ फाइलों वगैरह में यूज होने वाले वर्ड्स आ गए हैं शायद, तो ये तो खैर फाइलों वाला ही है, आगे मेरे को ऐसे लगता है वही वाले होंगे। तो अबेंस मतलब प्रस्थगन या आस्थगन, इसका मतलब क्या है, किसी मामले को ठंडे बस्ते में डाल के पटक दिया, ठीक है, ना हाँ बोला, ना कोई ना बोल रहा है, बस रोक दिया और रोक दिया, इन अबेंस, ठीक है, ये काम होगा नहीं होगा पता ही नहीं, आस्थगन कर दिया, प्रस्थगन हो गया, ठीक है, अबेंस। खूब बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है।
डिस्क्रीशन, विवेकाधिकार, ठीक है। तो जैसे डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है ना। तो जब नियम साफ ना हो तो अधिकारी को अपनी समझ से फैसला लेने की जो पावर है ना, वो क्या होता है, विवेकाधिकार। विवेक मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, सही और गलत में भेद करना। तो वो डिस्क्रिशन जो होता है वो क्या होता है, विवेकाधिकार होता है। इसके बाद आता है एक्सपेडिट, शीघ्रता करना, ठीक है। किसी फाइल को अर्जेंट मानकर जल्दी निपटाने के जो आदेश यदि कोई दे देता है तो वो क्या आता है, एक्सपीडाइट होता है, शीघ्रता करना। कंटिंजेंसी, अच्छा कंटिंजेंसी अभी ये वाला जो वर्ड है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको सर्च किया गया था, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, आकस्मिकता, ठीक है। तो अचानक आने वाली मुसीबत का खर्च, या फिर अचानक आने वाला खर्च हो गया, अचानक आने वाली कोई मुसीबत है ना, जिसके लिए आपने कंटिंजेंसी फंड जो है वो निकाला, आकस्मिक निधि, ठीक है। कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, तो ये होता है कंटिंजेंसी। प्रेसिडेंस, पूर्वोद्धारण या वरीयता। तो मतलब पहले ऐसा कब हुआ था, नियम नहीं मिलने पर, जैसे पुराना जो केस है उसको देखा और उसके आधार पर आपने कोई चीज़ें की, तो उसको प्रेसिडेंस बोलते हैं, पूर्वाधारण या वरीयता। रेटिफिकेशन मतलब अनुसमर्थन। रेटिफिकेशन क्या है, कोई फैसला पहले से लिया गया हो और बाद में सक्षम अधिकारी उस पर ओके की मुहर लगा दे कि भैया डन, ठीक है, वो क्या होता है, अनुसमर्थन या रेटिफिकेशन। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, विचारार्थ, ठीक है। तो जैसे कोई विषय है, विचारार्थ विषय, तो किसी कमेटी को जांच के लिए जुड़े मुद्दे दिए जाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें हो उस पर वो कैसे विचार कर रही है ना, तो वो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, विचारार्थ विषय, ठीक है। नोट विथ स्टैंडिंग, इसके होते हुए भी, तो जैसे पुराने नियम से चाहे जो लिखा हो, इसके होते हुए भी आज से नया नियम चलेगा, है ना, ऐसे मैं बोलूँ तो ये क्या होता है, नोट विथ स्टैंडिंग। हेयर इन आफ्टर, ठीक है। तो ये 3 शब्दों से बना हुआ है, हेयर इन आफ्टर। इसका इसमें, इसके पश्चात, अब जैसे इस पूरे डॉक्यूमेंट में अब इसके बाद इसे एक्ट कहा जाएगा, तो ये वाली अगर मैं बात बोल रहा हूँ कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में अब इसके बाद इसे एक्ट कहा जाएगा, तो इसके बाद जो मैंने बोला है वो है हेयर इन आफ्टर, ठीक है, हेयर इन आफ्टर। हियर बाय, एतद द्वारा, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ, ठीक है, बोलते हैं ना, आई हियर बाय डिक्लेयर। फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको ये मिलता है ऑप्शन, क्या है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट फलाना ढिमकाना जो भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसी कागज़ के जरिए, ठीक है, मैं इसके द्वारा ही ये घोषित करता हूँ, ठीक है, एतद द्वारा, ठीक है। हेयर बाय का मतलब क्या होता है, एतद द्वारा। पूछ सकता है क्योंकि आपने फॉर्म में पढ़ा है, ये जो वर्ड है आपने देखा है या नहीं देखा है, ठीक है। तो ये है हियर बाय। अफोसेड, ठीक है, अफोसेड का मतलब क्या है, उपयुक्त या पूर्वोक्त, ठीक है, जिसका जिक्र ऊपर ऊपर हो रखा है या फिर पहले हो रखा है, ठीक है, तो उसको अफोसेड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लिटिगेशन, मतलब मुकदमेबाजी, ये वकीलों वाले शब्द आ गए। कोर्ट में केस लड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, जैसे सरकार की लिटिगेशन पॉलिसी होती है कि वो किन मामलों पर अपील करनी है, नहीं करनी है, उसको क्या बोलते हैं, मुकदमेबाजी या लिटिगेशन बोलते हैं। इसके बाद है जूरिसडिक्शन, मतलब क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के जूरिसडिक्शन में आता है, सारा जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट के जूरिसडिक्शन में आता है, उसके बाहर नहीं जा सकता, है ना। ऐसे ही किसी अधिकारी, कोई अधिकारी बोले कि ये मेरे जूरिसडिक्शन से बाहर है, मतलब कानून के कोई अधिकारी है और वो कोर्ट या फिर कानून का अधिकारी किस हद तक,
किस हद तक और कहाँ तक वो है, उसका क्षेत्राधिकार है, उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। फिर आता है पेटिशनर, मतलब याचिका कर्ता। तो वह व्यक्ति जो कोर्ट में शिकायत या मांग को लेकर गया है, अक्सर कौन होती है, जनता ही होती है पेटिशनर। ठीक है। इसके बाद आता है रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट मतलब प्रत्यर्थी। ठीक है। एक तो पेटिशनर था, एक है रेस्पोंडेंट। तो रेस्पोंडेंट क्या होता है, जिसके खिलाफ केस किया गया है और जिसे जवाब देना है। ठीक है। तो अक्सर हम किसके खिलाफ करती है, जनता किसके खिलाफ केस करेगी, सरकार। जनता वर्सेस सरकार, ये अक्सर बोला है मैंने, हमेशा नहीं। लेकिन जैसे मान लो ए ने बी की हत्या कर दी, हत्या ठीक नहीं है, हत्या मुझे नहीं पता। ठीक है। जैसे इसको थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया ए ने बी को, तो बी जो है केस किसके खिलाफ करेगा, सरकार के खिलाफ, क्योंकि ए से इसको प्रोटेक्ट करने का जो काम था वो सरकार का था। ठीक है। तो प्रत्यर्थी कौन होगा, सरकार। ठीक है। फिर आता है एफिडेविट। एफिडेविट मतलब आप बना के देते हो ना, शपथ पत्र, हलफनामा, है ना। तो कोर्ट या अधिकारी के सामने लिखित में कसम खाकर दी गई जो गवाही होती है उसको बोलते हैं एफिडेविट। समन, हाई कोर्ट तैयारे, गाना है ना हरियाणवी, समन क्या होता है, कोर्ट द्वारा किसी को हाजिर होने का जो आधिकारिक आदेश होता है उसको बोलते हैं समन। ठीक है। आजकल तो समन को भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि अच्छी बात है, लेकिन कोई अच्छा कैसे हो सकती है ये सब चीज़ें कि आपको समन आ रहे हैं, आपको आदेश देके बुलाया जा रहा है कि भाई हाजिर होना है कोर्ट में, है ना। क्या दुनिया बदल रही है। डिक्री, डिक्री का मतलब, डिक्री भी बोलते हैं इसको हिंदी में, लेकिन शुद्ध जो मतलब है इसका होता है अज्ञप्ति। डिक्री का क्या मतलब होता है, अज्ञप्ति। तो सिविल कोर्ट का अंतिम फैसला जिसमें बताया जाता है कि किसको क्या मिला है, ठीक है, उसे बोलते हैं डिक्री। ठीक है। तो लास्ट में जो मिलता है फैसला, फैसले के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, डिक्री बोलते हैं, अज्ञप्ति बोलते हैं। ठीक है। अज्ञप्ति या डिक्री, आपको ध्यान होना चाहिए। केवियट, ठीक है, केवीट भी बोलते हैं इसको, केवीएट बोलते हैं। तो चेतावनी याचिका जो होती है, कोर्ट में पहले अर्जी लगा देना, अगर मेरे खिलाफ कोई केस आए तो फैसला देने से पहले मुझे सुना जाए। ठीक है। आपने केवीएट लगा दी कि भाई आप मेरे खिलाफ अगर कोई भी केस आ जाए तो पहले मुझसे तो कम से कम पूछ लेना। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, चेतावनी याचिका बोलते हैं। कंटेम्प्ट, ये बहुत तगड़ा वर्ड है, चलता रहता है, अवमानना। ठीक है। तो क्या होता है कि कोर्ट के आदेश की आपने बेइज्जती कर दी या फिर आप उसको नहीं मान रहे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है ना, तो आप वैसे कर नहीं सकते हो, आप अवमानना नहीं कर सकते हो न्यायपालिका के किसी भी फैसले की। ठीक है। आप नहीं कह सकते कि ये फैसला इसने ऐसे दिया है और मैं मान नहीं रहा, सही गलत हो सकता है, उसके लिए आप जा सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेट्यूट, संविधिक। ठीक है। लिखित कानून जो कि संसद या विधानसभा से पास हो चुका है उसको बोलते हैं स्टेट्यूट। ठीक है, संविधि। इसके बाद आता है बिल। ये सारे अपने पॉलिटी वाले वर्ड्स आ गए। बिल, विधेयक हो गया। ठीक है। जानते हो आप, कानून बनने से पहले का जो प्रस्ताव है, जो कच्चा कानून जिसे आप बोल सकते हो, वो बिल है, जो कि बाद में क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। बिल से क्या बनता है, एक्ट बनता है। एक्ट मतलब अधिनियम। ठीक है। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, अध्यादेश। जब संसद नहीं चल रही तो जैसे राष्ट्रपति जो होगा वो अध्यादेश जारी करेगा, कि वो क्या है, 6 महीने के लिए एक कानून होता है। ठीक है। कोई ऑर्डर जो है उसको जारी कर देना, ऑर्डिनेंस। ठीक है। राज्यपाल, स्टेट के लिए राज्यपाल भी जारी कर सकता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। जैसे पुराना कोई कानून है, उसके अंदर कुछ जोड़ रहे हो, कुछ हटा रहे हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। तो अब जानती हूँ
इसके बाद आता है क्लाउज, मतलब खंड। तो कानून का एक छोटा हिस्सा या पैराग्राफ, ठीक है। जैसे संविधान के आर्टिकल 19(1) का सी, है ना। तो ये क्लाउज 2 बोलेंगे उसको, है ना। जैसे 19 का क्लाउज 3 सी जो भी है, तो वो उसका खंड सी हो गया, ठीक है। क्या क्या गए भी होता है हिंदी में, तो ठीक है। क्लाउज मतलब खंड। प्रोविजो, परंतुक। प्रोविजो का यहाँ क्या मतलब होता है? परंतु। कानून की किसी धारा के नीचे लिखी गई शर्त, ठीक है। जैसे चोरी की सजा के लिए 3 साल है, परंतु, ठीक है, अगर चोरी खाने की है तो सजा माफ़ होगी, ठीक है। तो ये जो बीच में लिखा हुआ है कि भैया चोरी खाने के लिए है तो सज़ा माफ़ होगी, उससे पहले जो मैंने परंतु बोला था वो क्या है? आपके प्रोविज़ो है, उसको इंग्लिश में प्रोविज़ो बोलते हैं। समझ में आया? प्रोविज़ो मतलब परंतु, ठीक है। जैसे कोई कानून की किसी धारा के नीचे लिखी हुई कोई शर्त होती है, वो होता है अपना परंतु, ठीक है। उसके बाद आता है रिपील। रिपील का मतलब क्या होता है? निरसन। तो कोई पुराना कानून है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिपील। कि ये कानून को रिपील किया जाता है, निरसन किया जाता है। इसके बाद आता है इनेक्टमेंट, मतलब अधिनियमन। तो किसी कानून को पास करके लागू करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं इनेक्टमेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इनेक्टमेंट, अधिनियमन। किसी कानून को पास करके लागू करने की क्रिया, ठीक है। इसके बाद अल्ट्रा वायरस नहीं है, वायरस। अधिकारातीत, अधिकारातीत, अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब क्या है? अपनी पावर या अपना जो अधिकार है उससे बाहर जाके आपने जो है काम किया, ठीक है। कोर्ट ऐसे आदेश को रद्द कर देता है ना। आप अगर अपने अधिकार से बाहर जाके काम करोगे तो कोर्ट उस आदेश को निरस्त कर देगा, ठीक है। तो बाहर जाके काम करने को क्या बोलते हैं? अधिकारातीत बोलते हैं, ठीक है। इंट्रावायरस क्या होता है? सक्तेधीन, सक्तेधीन। तो इसका मतलब क्या है? अपनी पावर के अंदर आप काम कर रहे हो, तो भाई पावर के अंदर तो आपको काम करना ही करना है, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको अल्ट्रा वायरस नहीं होना है, ठीक है। अपनी पावर से बाहर जाके आपको काम नहीं करना है, ठीक है। आप ड्राइवर हो पुलिस में और आप वहाँ जाके बोले नहीं मैं तो एफआईआर लिखने का काम मैं करूँगा, नहीं भाई आप वो नहीं कर सकते, ठीक है, उसको माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। मेलाफाइड, दुर्भावनापूर्ण, ठीक है, गलत नीयत से किया गया काम। अगर ट्रांसफ़र परेशान करने के लिए किया गया हो तो उसको मेलाफाइड कहते हैं, है ना। कि आपने जैसे अभी जो एक कोर्ट के जज हैं उनका ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो मेलाफाइड कहेंगे उसको कि भाई गलत नीयत से आपने उसका ट्रांसफ़र किया है ना? क्योंकि इस जज ने जो जजमेंट दिया था वो तो सही था, लेकिन आपने वो आपके खिलाफ हो जाता है फैसला तो आप उसका ट्रांसफ़र कर देते हो, तो वो सही चीज़ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? मेलाफाइड, ठीक है। बोनाफाइड, अच्छी वाली बात, सद्भावी, ठीक है, अच्छी नीयत से ईमानदारी से किया गया काम, तो आपको उसके लिए बोनाफाइड बन के मिलता है ना। वो बोनाफाइड आप क्या चेक किया जाता है और आपसे मंगवाया जाता है कि बोनाफाइड दीजिए, है ना। तो सद्भावी आपकी नीयत कैसी है ना। टिनेबल, टिनेबल, तर्क संगतियाँ मान्य, जो तर्क या कानून की कसौटी पर टिक सके, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? टिनेबल बोलते हैं। अक्सर फाइल में लिखते हैं कि ये मांग नोट टिनेबल है, मतलब ये मांग मानी नहीं जा सकती, ठीक है। तो जो मान सकने वाली है, कानून की कसौटी पर टिक सकती है, तर्क संगत है, मान्य है, उसको बोलते हैं टिनेबल। मैंडेटरी, भाई आपके लिए ये तो मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये अनिवार्य है। अध्यापक है, ये वाला शब्द आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है अनिवार्य, आपको पता चल जाएगा मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, तो लेकिन अध्यापक आप पहली बार सुन रहे होंगे तो ये वाला शब्द आप जरूर ध्यान रखना। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? अध्यापक या अनिवार्य, ठीक है, जिसे करना ही पड़ेगा, ये कानूनी मंजूरी है, ठीक, मजबूरी है, सॉरी मंजूरी क्या, मजबूरी है।
उसे क्या बोलते हैं? मैंडेटरी, यहाँ आज्ञापक। डायरेक्टरी, निर्देश सूचक, जो केवल सलाह है उसे हूबहू मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी जो आया था ना अभी, ये मैंडेटरी, इसका जस्ट उल्टा है ये डायरेक्टरी। ठीक है, और ये तो कानूनी बाध्यता है। ठीक है, कानूनी बाध्यता। ठीक है, और ये उसका उल्टा है। ठीक है, हूबहू मानना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ सलाह है, निर्देश सूचक है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यदि आप एसआई वगैरह की या फिर पुलिस पुलिस सर्विस की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये आगे आने वाले शब्द पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आपके पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन आगे आने वाले जो 5, 10, 15 जो भी शब्द आएंगे वो आएंगे। कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय, ऑफेंस मतलब अपराध। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है? गंभीर अपराध जैसे हत्या, है ना, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और एफआईआर जरूरी है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय अपराध, मतलब छोटे मोटे अपराध, चोरी चकारी, जिसमें पुलिस कोर्ट की इजाज़त के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती, है ना। फिर कंपाउंडेबल, समनीय। ठीक है, ऐसे मामले जिसमें दोनों पक्ष आपस में समझौता कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडेबल। ठीक है, ऑफेंस आ जाएगा तो फिर ऑफेंस का मतलब आप जानते हो, अपराध। अकम्प्लाइज, सह अपराधी, जुर्म करने में साथ देने वाला साथी, उसको क्या बोलते हैं? अकम्प्लाइज। अप्रोवर, अप्रोवर जो मुखबिर, सरकारी गवाह। ठीक है, तो ऐसा कोई अपराधी जो माफ़ी के बदले अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दे दें उसको अप्रोवर बोलते हैं, मुखबिर बोलते हैं। मुखबिर तो आपने फिल्मों में बहुत सुना है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अप्रोवर। जो आपको ध्यान रखना है, अप्रोवर क्या होता है? जो अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दे देता है वो अप्रोवर होता है। एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर क्या होता है? भगोड़ा, या फिर जो फरार, जो कानून से बचने के लिए छिपा रहता है। ठीक है, उसको एब्सकॉन्डर बोलते हैं। भगोड़ा हो गया, फरार हो गया, ये भी आपने बहुत सुने होंगे फिल्मों में, लेकिन उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सकॉन्डर। क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्डर, ध्यान रहेगा, एब्सकॉन्डर, भगोड़ा या फरार। ये क्या हुआ? अच्छा, ख़त्म हो गए शब्द। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे। वैसे काफ़ी टाइम हो भी गया, 1 घंटा होने वाला होगा। तो ये कुछ शब्द थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अभी वापस क्यों नहीं जा रहा? तो फटाक से एक बार इनको वापस देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हो क्या होता है? प्रशासन। अथॉरिटी का मतलब प्राधिकारी होता है। एजेंडा का मतलब कार्यसूची होता है। अप्रूवल का मतलब अनुमोदन होता है। सर्कुलर मतलब परिपत्र होता है। ड्राफ्ट का मतलब मसौदा होता है। डिस्पैच का मतलब प्रेषण होता है। फिर गैजेट का मतलब राजपत्र। मेमो का मतलब ज्ञापन होता है। मिनट्स का मतलब कार्यवृत्त होता है। नोटिफिकेशन का मतलब अधिसूचना होता है। सैंक्शन मतलब स्वीकृति। एडहोक का मतलब है तदर्थ। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है सक्षम प्राधिकारी। कॉम्प्लाइंस का मतलब है अनुपालन। कॉन्क्यूरेंस मतलब सहमति। डिफर्ड मतलब आस्थगित। इसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई। एक्स ऑफिसियो जो पदेन होता है। ऑनरेरियम मानदेय। प्रोबेशन परिवीक्षा। ठीक है, ये जो प्रोबेशन पीरियड है उसका मतलब परिवीक्षा काल। फिर आता है कोरम गणपूर्ति। सुपरसीड अधिक्रमण। अबिनिसियो आराम से। अप्रोप्रिएशन विनियोग। केडर संवर्ग। कोरिजेंडम शुद्धिपत्र। डिफेक्ट डिफल्केशन, डिफल्केशन का मतलब गमन। इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति। नल एंड वॉइड अकृत और शून्य मतलब कानूनी महत्व खत्म नहीं रहा, उसका खत्म हो गया। विजिलेंस जैसे सीवीसी होता है सतर्कता। राइट ऑफ बट्टे खाते में डालना। पर्सनल कार्मिक हो गया। काउंसिल परिषद हो गया। प्रिंसिपल जो प्रधान वाला, और ये वाला ज़्यादा काम का है अपने, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत नियम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्पेलिंग दे रखी है।
स्टेशनरी, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। स्टेशनरी एक तो होता है स्टेशनरी जहाँ से पेन पेंसिल लेते हैं, और एक स्थिर। फिर सेंसर, निंदा करना, एक सेंसर बोर्ड वाला जो होता है। फिर आता है डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्धशासकीय पत्र। एंडोसमेंट, प्रस्थांकन। अनेक्सर, अनुलग्नक। एनक्लोजर, संलग्नक। बेसिक पे, मूल वेतन। अलाउंस, भत्ता होता है। डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है। इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि जो आपकी हर साल होती है। लीन मतलब धारणाधिकारी, ठीक है, आप पहले से जहाँ पे थे वहाँ पे आपका कुर्सी बनी रहेगी। सब्सिस्टेंस अलाउंस मतलब निर्वाह भत्ता। सुपर एनुएशन मतलब आपके रिटायरमेंट की जो है अधिवर्षिता। ग्रेच्युटी जो आपको उपादान मिल रहा है। कम्यूटेशन जो राशिकरण है, पहले आपने ले लिया। अर्न लीव जो आपने कमाई है छुट्टियाँ। प्राइम फेसी पहली दृष्टि में आपको कैसा लगता है। एक्स पार्टे एक पक्षीय। स्टेटस क्यू यथा स्थिति। साइन डाई अनिश्चित काल के लिए। डिफेक्टो वस्तुतः या वास्तव में। डिज्यूरे मतलब विधितः या कानूनन। म्यूटेटिस मुंडे म्यूटेंडिस, ये एक तो लेटिन। यथोचित परिवर्तन सहित। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूडस ऑपरेंडी कार्यप्रणाली। वाइवा वो मौखिक परीक्षा। डेपुटेशन पे आपको भेज दिया प्रतिनियुक्ति। टेन्योर आपका कितना कार्यकाल है। कैडर रिव्यू, संवर्ग पुनरीक्षण। डिप्लॉयमेंट तैनाती। री इंस्टेटमेंट मतलब बहाली। अप्राइजल मूल्यांकन, हायरार्की पदानुक्रम हो गया। एक्विजिशन अवाप्ति या अधिग्रहण। इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हो गया। म्यूटेशन नामांतरण या दाखिल खारिज। कस्टोडियन अभिरक्षक। लीज पट्टा दे दिया। एविक्शन बेदखली। रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी या राजस्व रिकॉर्ड। अभियंस प्रस्थगन या आस्थगन। डिस्क्रीशन विवेकाधिकार, ठीक है। एक्सपेंडिट एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट शीघ्रता करना। कंटिजेंसी आकस्मिकता। प्रेसिडेंस पूर्वोदाहरण वरीयता। रेटिफिकेशन अनुसमर्थन। टर्म्स ऑफ रेफरेंस विचारार्थ विषय। नाउ विथ स्टैंडिंग इसके होते हुए भी। हेयर इन आफ्टर इसमें इसके पश्चात। हेयर बाई एतद द्वारा। अफोसेड उपयुक्त या पूर्वोक्त। लिटिगेशन मुकदमेबाजी। जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार। पेटिशनर याचिकाकर्ता। रिस्पोंडेंट प्रत्यर्थी। एफिडेविट शपथ पत्र या हलफनामा। समन आप जानते हो समन ही बोलते हैं उसको। डिक्री आज्ञाप्ति जो लास्ट में मिलता है। केविट चेतावनी याचिका। कंटेम्प्ट अवमानना। इंस्टीट्यूट जो संविधि। बिल विधेयक होता है। ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता है। अमेंडमेंट संशोधन होता है। क्लाउज यानी खंड होता है। प्रोविजो परंतु होता है। रिपील का मतलब निरसन होता है। एनेक्ट का मतलब अधिनियमन होता है। अल्ट्रावायरस यानी अधिकारिता, इसका उल्टा होता है इंट्रावायरस, सख्ते धीन, ठीक है। मेलाफाइड दुर्भावनापूर्ण। बोनाफाइड सद्भावी। टिनेबल तर्कसंगत या मान्य। मैंडेटरी आज्ञापक या अनिवार्य। डायरेक्टरी निर्देश सूचक। कोग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध। नॉन कोग्निजेबल असंज्ञेय अपराध। कंपाउंडेबल समनीय। अकम्प्लाइज मतलब सह अपराधी। अप्रोवर मतलब मुखबिर या सरकारी गवाह। एब्सकॉन्डर भगोड़ा या फरार, ठीक है। ये हो गया आपके रिवीजन 3-4 मिनट में। तो मैं वैसे तो डाल दूँगा वहाँ पे टाइम, तो आप बार बार भी यहाँ से देख के अगर आपको जैसे रिवाइज करना हो फट से, तो आप ये वाला लगा के ईयरफोन सुन सकते हो। पहले मैंने जो समझाया वो एक बार लेने की ज़रूरत है, बाद में आपको दोबारा अगर रिवाइज करना है सुन के, या फिर आप खुद लिख के करोगे तो सबसे बेस्ट है ही, लेकिन यदि सुन के करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग।